अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। नाजरीन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। नाजरीन आज मैं जिस फिल्म की कहानी आपके लिए लाई हूँ इसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7। नाजरीन ये कोरियर फिल्म है और ये एक सच्ची कहानी पर फिल्म बनाई गई है। ये कहानी एक बाप और बेटी की मोहब्बत की है। ये कहानी है नाइंसाफी की और इंसाफ की। और अब इस कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल है और वो एक इंस्पेक्टर से मिलने जा रही होती है और अब इंस्पेक्टर उसे एक केस की फाइल देता है और कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट जाना है और ये केस इतना आसान नहीं होगा। एंजल यहाँ से निकलने के बाद एक स्टेट लॉयर के पास जाती है। जो स्टेट लॉयर इसको नहीं पहचानता क्योंकि उसने एंजल को बचपन में देखा था, मगर एंजल उसे बहुत अच्छे से पहचानती है और एंजल यहाँ अपना काम खत्म करने के बाद वो एक चर्च जाती है। यहाँ पर एक पास्टर होता है और वो पास्टर एंजल को देख के बहुत खुश होता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि कुछ लोग एंजल के साथ कोर्ट जाते हैं। यहाँ एंजल एक बहुत ही पुराना केस लड़ने आई है क्योंकि एंजल एक वकील है। अब ऑपोजिट वकील कहता है कि ये एक ट्रायल केस है। ट्रायल केस का मतलब है कि इस केस की बहुत पहले से सुनवाई हो चुकी है और सजा भी हो चुकी है और अब इसकी दोबारा अपील की गई है और ये ट्रायल केस एक आदमी के ऊपर है जिसका नाम ली है। ली के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने एक छोटी बच्ची को मोनलेस किया है और उसे मार डाला है। अब वकील कहता है कि ली पर पहले से साबित हो चुका है और कोर्ट से भी फैसला सुनवाया गया था जो कि बिल्कुल सही था। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। अब एंजल कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने अभी जितनी भी बातें कही हैं वो उन्होंने पुराने सबूतों और डाटा के बेस पर कही हैं और जरूरी है कि वो उस सिचुएशन को दोबारा अच्छे से देखें। तो इस पर प्रोसिक्यूटर कहता है कि तुम वहां पर थी? तो एंजल कहती है हाँ मैं वहां पर मौजूद थी और जज से कहती है कि अब मैं आपको जो कुछ कहूंगी इसका एक एक लफ्ज सही होगा। और अब यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है एक 6 साल की छोटी बच्ची जिसका नाम एंजल है और ये वही एंजल है जो आज कोर्ट में ली के नाम के आदमी का केस लड़ रही है और ये ली कोई और नहीं एंजल का बाप है। अब फ्लैशबैक में एंजल के साथ उसके पापा को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ली पूरी तरह से दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था। उसका दिमाग बच्चों जैसा होता है। ली अपनी बेटी एंजल से बहुत प्यार करता है और एंजल भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के बाहर एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं। उसी शोरूम में एक सेलर मून बैग लगा होता है और वो एंजल को बहुत पसंद होता है। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि कल उसको सैलरी मिलेगी तब वो अपनी बेटी को ये बैग दिला देंगे और तभी वो देखते हैं कि कोई और उस बैग को खरीद लेता है। अब ली अपनी बेटी के साथ शोरूम के अंदर जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि ये बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहते हैं, आप इस बैग को ना लें, हम रोज दिन में 2 बार आकर इस बैग को देखते हैं। और ली यहाँ पर उस बच्ची को जिसने ये बैग खरीदा था उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है और तभी वो आदमी जिसकी बेटी ने बैग खरीदा था वो ली को मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये एक पुलिस कमिश्नर है और वो ली को इसकी छोटी सी बेटी एंजल के सामने मारता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और ली रात को अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे जरूर वो बैग दिलाएगा। ली एक पार्क में जॉब करता है और अगले ही दिन उसे सैलरी मिलती है तो वो वहां पर देखता है कि वही कमिश्नर की बेटी खड़ी होती है जिसके पापा ने एक दिन पहले उसे मारा था और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि एक और दुकान है जहाँ से ये सेलर मून बैग मिल जाएगा। अब ली इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और ली उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। अब हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि बच्ची सड़क पर पड़ी हुई है और उसके पास एक ईंट रखी है और उसके सर पर चोट का निशान भी है। ली उसके गालों को थपथपाता है जब वो होश में नहीं आती तो वो उसके मुंह में हवा ग्लो करता है और उसकी पैंट की जिप को थोड़ा सा ढीला कर देता है ताकि उसे ना सांस लेने में आसानी हो। अब ये सारा कुछ सामने खड़ी एक औरत देख रही थी। वो ली को गलत समझती है मगर ली उस औरत से कहता है कि मेरी मदद करो। वो औरत वहां से चिल्लाकर भाग जाती है और अब ली को पुलिस पकड़ लेती है और इस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने एक छोटी बच्ची का रेप करके उसको मार डाला है। अब ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ना ही वो लोगों को बता पा रहा होता है क्योंकि ली को अच्छी तरह बोलना नहीं आता। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल घर पर जो कि इंतजार कर रही है ली का
और जब वो घर नहीं आता तो वो उसी जगह पर चलने लगती है जहाँ पर ली काम करता है और रास्ते में देखती है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ली होता है। दरअसल ली एक्ट करके बता रहा होता है कि उसने किस तरीके से बच्ची के मुंह में हवा ग्लो की और बच्ची की पैंट को ढीला कर दिया। अब यहाँ पर ली बताता है कि वो गिर गया था और थोड़ा आगे जाके वो बच्ची भी गिर गई थी तो वो बच्ची दोबारा उठी नहीं और वो इशारों से बताता है कि उसने उसके गालों को पहले थपथपाया, फिर उसके मुंह में हवा ग्लो की, फिर उसकी पैंट की जिप को ढीला किया ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। तो उस पर पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुमने अपनी पैंट भी उतारी थी? तो उसने कहा नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि जल्दी सच बता दो ताकि तुम अपनी बेटी से मिल सको, क्योंकि ली पुलिस वालों को बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कहता है और उसकी बेटी ये सब कुछ दूर से देख रही होती है, मगर वहाँ पर लोगों का इतना रश होता है कि वो अपने बाबा तक पहुँच ही नहीं सकती। ली एक बार फिर इशारतन अपनी पैंट की जिप खोलकर बताता है कि मैंने इस तरह उस बच्ची की पैंट उतारी थी और पुलिस वाले ये देखकर यकीन कर लेते हैं कि ली ने भी अपनी पैंट उतारी थी, यानी कि ली ने उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की थी और उसे मार दिया और अब ली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और जब वो जेल में जेलर को ये पता चलता है कि ली ने एक बच्ची को अगवा किया और उसका रेप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मार दिया तो उसे ली पर बहुत गुस्सा आता है, मगर जेलर फिलहाल ली को कुछ नहीं कहता और यहाँ पर एक टेलीफोन पड़ा होता है और ली उसकी तरफ जाता है और फोन उठाकर वो अपनी बेटी से बात करने लगता है। ये देखकर जेलर उसे बहुत मारता है और उसके बाद ली को उसकी फाइल देकर एक जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर 5 कैदी पहले से होते हैं। अब ली के हाथ में वो फाइल होती है जिसमें उसकी सारी गलतियाँ लिखी होती हैं और जब वो कैदी ली की फाइल को पढ़ते हैं कि उसने एक बच्ची को अगवा किया, उसे सेक्सुअली हैरेस किया और फिर उसका खून कर दिया, तो ये 5 कैदी ली को तौलिए के अंदर बंद करके जमीन पर लिटा के बहुत बुरी तरह मारते हैं। ली को अभी भी नहीं पता चलता कि उसने किया क्या है। अब दूसरी तरफ ली की बेटी एंजल को एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है क्योंकि ली की बेटी का ली के अलावा कोई भी नहीं होता और ये ऑर्फनेज उन बच्चों के लिए होता है जिनके वालिदैन जेल में होते हैं और ये बच्चे अक्सर जेल में प्रोग्राम करने के लिए भी जाया करते हैं। वहीं अब ली को दिखाया जाता है कि वो जिस सेल में है इसमें 5 कैदी और हैं और उनका एक लीडर जिसका नाम जेंगो है, उसे जेल में एक दूसरा कैदी मारना चाहता है। उसके पास एक शार्प पेन है और वो उस पेन से जेंगो को जख्मी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ली दूर से देख लेता है और वो इससे पहले कि उसको जख्मी करता ली उसके आगे आ जाता है और खुद को जख्मी करवा लेता है। अब इस बात से जेंगो बहुत इम्प्रेस होता है और जब ये वापस अपने सेल में आते हैं तो जेंगो और उसके साथी ली से उसकी कहानी पूछते हैं और ली उन्हें सब कुछ बताता है और उनको यकीन भी इस बात पर होता है कि ली बेगुनाह है। अब जेंगो और उसके साथी उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तो ली कहता है मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अब जब जेल में मिनिस्टर आता है तो वहाँ पर ली की बेटी भी प्रोग्राम करने के लिए आती है। अब ये 5 कैदी उसकी बेटी को बॉक्स में बंद करके अपने सेल में लेकर आते हैं जहाँ पर ली पहले से मौजूद होता है और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी बेटी ली को मारती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए। तो ली कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ फंस चुका था। और ली और उसकी बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। ली की बेटी एंजल उससे पूछती है कि क्या आप बुरे इंसान हो। तो ली कहता है नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो ली की बेटी उससे पूछती है ये कौन सी जगह है और तभी वहाँ पर एक कैदी बोलता है कि ये एक स्कूल है, मगर ली अपनी बेटी से सच बोलता है कि ये स्कूल नहीं, ये एक जेल है और यहाँ पर इन 5 लोगों ने गलत काम किए हैं। और अब जेंगो और उसके साथी जब ये बात सुनते हैं तो वो हैरत से ली के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं। दरअसल ली बहुत मासूम होता है, वो अपनी बेटी से कभी नहीं झूठ बोलता। और अब ये 5 कैदी बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए एंजल, नहीं तो तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एंजल यहाँ से नहीं जाना चाहती और रोती है, कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और ली भी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ली को सब समझाते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाएगी। और अब ली एंजल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और अब इन 5
कैदियों में से एक कैदी ली की बेटी को छोड़ने जाता है, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता है तब तक सारे बच्चे बस में बैठकर जा चुके थे और मजबूरन उन ली की बेटी को उसे उसी सेल में वापस लेकर आना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 है। और ली अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर अगले कई दिनों तक उसकी बेटी उनके साथ रहती है और जैसे ही गार्ड आता है वो ली की बेटी को छुपा लेते हैं और अब ली और उसकी बेटी साथ खाना खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और एक रात सोते टाइम ली की बेटी उससे कहती है, आई एम सॉरी बाबा, ये सब कुछ उस सेलर मून बैग की वजह से हुआ है, वो बैग मुझे अब नहीं चाहिए। तो ली कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा वो उसे ये बैग जरूर लेकर देगा। तो ली की बेटी कहती है कि जब आप जज के सामने जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ सब कुछ उनको बताना कि क्या हुआ था। दरअसल ली को बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ली की बेटी उसे कहती है कि जब भी आप जज के सामने बोलोगे तो एक एक लफ्ज अच्छे से बताना। ली कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब इस सेल में जितने भी लोग होते हैं वो एंजल से प्यार करने लगते हैं, वो उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ गाने गाते और नाचते हैं। और अब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बार फिर मिनिस्टर आया है और ये बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी से बचते बचाते एंजल को उस रूम तक लेके जाते हैं जहाँ पर मिनिस्टर होता है। लेकिन जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई मिनिस्टर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर बुद्धिस्ट आए होते हैं और वो बहुत मुश्किल से एंजल को वापस लेकर जाते हैं। और जब उनमें से जिसने ये बताया होता है कि जेल में मिनिस्टर आया है, जेंगो उसे बहुत बुरी तरह मारता है, क्योंकि अगर पुलिस वालों को पता चल जाता कि उनकी सेल में एक लड़की को छुपाया हुआ है तो हो सकता है कि उनकी सजा 2 साल बढ़ा दी जाए। वहाँ पर जेलर उस दिन की तस्वीरें देख रहा होता है जिस दिन मिनिस्टर आया था। वो देखता है कि एक जगह तस्वीर में 3 बच्चे खड़े हैं और दूसरी जगह तस्वीर में 2 बच्चे खड़े हैं। ये देखकर उसे शक होता है कि बच्ची सेल नंबर 7 में मौजूद होगी, क्योंकि कुछ तस्वीरों में सेल नंबर 7 के कैदी मौजूद होते हैं। इसलिए जेलर को पूरी तरह से शक होता है और वो सेल नंबर 7 में जाता है और बच्ची मिल जाती है और वो जेलर को पता चलता है कि ये बच्ची ली की है। फिर वो ली को बहुत बुरी तरह से मारता है क्योंकि वो ली से बहुत नफरत करता है और वो ली से कहता है कि जब तुमने दूसरी बच्ची का रेप करने की कोशिश की, उसकी जान ली, तब तुम्हें तुम्हारी बच्ची का ख्याल नहीं आया। और ली के हाथ पैर बांध कर वो उसे स्वेलरी कंसाइनमेंट में डाल देता है, यानी अकेले सेल में डाल देता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो पूरी तरह से जेल में आग लगा देता है और जब जेलर उसे कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी कैदियों को बाहर निकाल रहे होते हैं और जब ली ये देखता है कि सभी पुलिस वाले फंस गए हैं तो वो सबसे मदद के लिए कहता है, मगर सभी कैदी यहाँ से भाग रहे होते हैं। तो उसके बाद ली अपनी जान पर खेलकर अंदर जाता है जहाँ पर पुलिस वाले बेहोश होते हैं और सबको एक एक करके बाहर निकालता है। अब जेलर को हॉस्पिटल में बताया जाता है कि अगर उस कमरे से उनको ना निकाला जाता तो वो मर चुके होते और उन्हें उस कैदी ने निकाला है जो ज्यादा बोल नहीं सकता और वो लोगों को बचाते बचाते खुद भी काफी जल चुका है। एक ही बात बोल रहा है कि उसने किसी को अगवा नहीं किया और उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब डॉक्टर उस जेलर को उस कैदी को दिखाते हैं जो उन्हीं की वार्ड में होता है तो जेलर जब उसको देखता है और वो ली होता है और अब जेलर को भी यकीन हो रहा होता है कि ली ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से वो उसे यहाँ लाया गया है, क्योंकि जिस इंसान में इतनी इंसानियत होती है कि वो दूसरों को अपनी जान पर खेल कर बचाए, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ एंजल को दिखाया जाता है जो हमेशा से परेशान रहती है और उसकी टीचर उसके लिए उदास होती है। तो वो उसकी टीचर उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? तो इस पर एंजल कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उस टीचर उससे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तो एंजल कहती है कि क्या आप मेरे घर पर मेरे लिए होम काउंसलिंग के लिए चल सकती हो? और उसकी टीचर कहती है कि हाँ मैं चल सकती हूँ। तो एंजल पूछती है कि क्या आपके पास आपकी आईडी है? हालांकि उसकी टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो इसके साथ चली जाती है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि एंजल और उसकी टीचर जेल के बाहर खड़ी हैं। उसकी टीचर बड़ी हैरानी से देखती है, लेकिन फिर भी वो एंजल के साथ अंदर चली जाती है और अब एंजल के बाबा
ली को बुलाया जाता है और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। एंजल भी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड उस बटन को ऑफ कर देता है जिससे आवाज दूसरी तरफ शीशे के जाती थी। अब ली और एंजल दोनों चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे होते हैं, मगर ना ली अपनी बेटी की बात सुन सकता है और ना बेटी ही ली की। ली यहाँ पर बहुत कोशिश करता है अपनी बेटी ताकि अपनी बेटी से बात कर सके, मगर गार्ड ली को यहाँ से ले जाता है और एंजल रोने लगती है। ये सब कुछ जेलर देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके कुछ दिनों बाद एंजल को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता है क्योंकि उसकी कई दिनों से तबीयत खराब होती है और उसने खाना भी नहीं खाया होता और अपने पापा को वो बहुत मिस करती है। और वहाँ पर जेलर उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है तो एंजल जेलर से कहती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात पर जेलर उसको कोई जवाब नहीं देता और जेलर वापस आकर अपने गार्ड से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जा रहा है और उस बॉक्स के अंदर एंजल होती है और एंजल अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है और उसका बाप भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। ली समझ जाता है कि ये सब जेलर ने किया है और वो जेलर का शुक्रिया अदा करने भी जाता है। साथ ही साथ अब जेलर एंजल को स्कूल में एडमिशन करवा देता है और वो हर रोज अपने बाबा से मिलने सेल नंबर 7 में आती है। वहाँ पर जो दूसरे कैदी होते हैं, एंजल उनमें से एक को जिसका नाम जेंगो होता है उसे पढ़ना भी सिखाती है और एक दिन वो अपने साथ एक मोबाइल लेकर जाती है क्योंकि इनमें से एक कैदी के घर बेटी पैदा होती है और उसने आज तक ना तो अपनी बेटी को देखा था और ना ही उसकी आवाज सुनी होती है क्योंकि उसके जेल में आने के बाद उसकी बेटी पैदा हुई थी और अब वो एंजल की वजह से अपनी बीवी से बात कर पाता है और पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुनता है और फिर वो एंजल को अपने गले लगाकर रोता है और थैंक यू बोलता है। और अब ली की कोर्ट में पेशी होती है, उसे जज के सामने बयान देने होंगे और यहाँ पर वो सब कैदियों और जेलर को बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन जब कमिश्नर की छोटी सी बेटी के पीछे वो जा रहा था तभी वो गिर जाता है और इससे पहले कि वो उठता आगे और किसी के गिरने की आवाज सुनता है और ये कमिश्नर की बेटी होती है और जब वो उठकर कमिश्नर की बेटी को देखता है तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और उस वजह से वो मर जाती है और इसमें ली की कोई गलती नहीं होती। वो उसकी पैंट इसलिए ढीली करता है कि वो सांस ले सके और साथ ही साथ वो उसके मुंह में हवा ग्लो करता है क्योंकि जहाँ पर वो काम करता था वहाँ उसे CPR देना सिखाया था और दरअसल वो उस बच्ची को CPR दे रहा था। मगर जब उस औरत ने देखा तो उसे लगा कि वो उस बच्ची के साथ कुछ गलत कर रहा है। इसी वजह से उस औरत ने पुलिस वालों को गवाही दी होती है और पुलिस ने भी ली का अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिया होता जिस वजह से ली इस केस में पूरी तरह फंस जाता है। मगर सेल नंबर 7 में जितने भी कैदी होते हैं दरअसल वो ये पता करना चाहते हैं कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था और वो ये एक तरह से उस दिन की एक्टिंग कर रहे थे जिसमें इनका एक साथी गिरता है क्योंकि उस बच्ची के सर के पीछे और सर के ऊपर चोट लगी थी। अब उन कैदियों को पता चलता है कि उस दिन ली और बच्ची इसलिए गिरे थे क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी और सड़क पर बर्फ जमी हुई होती है जिसकी वजह से ली और वो बच्ची फिसलकर गिर गए और जब बच्ची गिरती है तो वो संभलने के लिए एक रस्सी पकड़ती है और उस रस्सी के साथ लगी हुई ईंट उसके सर पर आकर लगती है। इसकी वजह से उसके सर के पीछे भी चोट लग जाती है और आगे भी चोट लग जाती है जिससे सर से बहुत खून निकलता है। और अब कैदी और जेलर सब कुछ समझ जाते हैं कि वो बच्ची कैसे मरी थी और इसमें ली का कोई हाथ नहीं है। और अब जेल में ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब सवालों की एक लिस्ट बनाते हैं और ये वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उससे पूछे जाएंगे और वो इन सवालों का सही और सच्चे जवाब दे इसलिए उसे याद करवाते हैं और ली को सभी जवाबात याद करने के लिए कहा जाता है और वो याद भी कर लेता है। और अब जेलर कमिश्नर के पास जाता है क्योंकि जेलर चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से हो मगर कमिश्नर उसे मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि ली किसी भी हाल में जेल से आए
वो चाहता है कि ली को सजा मिले। वो ली से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसकी बेटी के मर्डर का इल्जाम उस पर होता है। अब जेलर ली को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें सारे सवालों के सच्चे और सही जवाब देने होंगे। और अब कोर्ट में पेशी से पहले ली का वकील आता है, मगर वो ली का स्टेटमेंट नहीं लेता क्योंकि वो कहता है कि कमिश्नर बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दरअसल वो ली को डराता है, हालांकि वो खुद ली का वकील है। उसके बाद ली के पास कमिश्नर खुद आता है और वो ली को बहुत मारता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने कोर्ट में ये नहीं कहोगे कि ये सब कुछ तुमने किया है तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूंगा जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। ये सुनकर ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो ली कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी ने किया है जो भी कमिश्नर की बेटी के साथ हुआ है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और अब जेलर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ली की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे अभी और वक्त की जरूरत है। मगर जज अपना फैसला सुना देते हैं और ली को सजाए मौत दे देते हैं। वहाँ पर ली की बेटी भी होती है, उसे भी अपने बाप की स्टेटमेंट पर बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है और किसी को भी यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि ली ने अपनी स्टेटमेंट क्यों बदली है। ली को वापस जेल में ले आते हैं। वहाँ पर उसकी बेटी उसके पास आती है और वो अपने पापा से कहती है कि मुझे पता है आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छे इंसान हो। अब ली की बेटी अपने पापा को अपने आंसर शीट दिखाती है जहां उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और वो अपने पापा को कहती है कि मैं पियानो बजाना भी सीख रही हूँ। दरअसल जेलर अब ली की बेटी को अपने घर में रखता है और वो उसका पूरा ख्याल रखता है। अब एंजल भी जेलर के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। अब यहाँ पर ली के जितने भी साथी होते हैं उन्हें पता होता है कि ली के साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि जिस गुनाह के लिए ली को फांसी दी जा रही है वो तो उसने कभी किया ही नहीं और साथ ही साथ उसे वक्त से पहले फांसी दी जा रही होती है क्योंकि कमिश्नर एक पावरफुल इंसान है और उसके लिए ये करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ली के जितने भी साथी होते हैं वो ये तय करते हैं कि वो ली को किसी ना किसी तरह जेल से निकाल दे। दरअसल इस जेल में फुटबॉल्स बनते हैं जो कि यहाँ के कैदी बनाते हैं। अब यहाँ पर ली के साथी मिलकर एक बड़ा सा बलून बनाते हैं, यानी कि पैराशूट टाइप, ताकि वो यहाँ से भाग जाए। अब 23 दिसंबर को जिस दिन ली को फांसी होनी होती है उसी दिन यहाँ जेल में एक प्रोग्राम भी होता है जिसमें ली की बेटी भी आती है और आज इसकी बेटी की बर्थडे भी होती है। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि आज हम ली को जेल से निकाल देंगे और प्रोग्राम के दरमियान वो किसी तरह ली और उसकी बेटी को पैराशूट नुमा बलून में बिठा देते हैं और उसके बाद वो रस्सी को खोल देते हैं और पैराशूट उड़ने लग जाता है। और यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर साफ नजर आ रहा होता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो ली को उसकी बेटी के साथ यहाँ से भगा दें। अब पैराशूट हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, मगर इससे पहले कि वो बहुत ऊपर जाता उसकी रस्सी जेल की दीवारों पर जो तारें लगी होती हैं उनमें फंस जाती है, जिस वजह से पैराशूट हवा में रुक जाता है। ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, उसको भगाने का ये प्लान था। वो अपनी बेटी के साथ खुशी से उस पैराशूट में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देखता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि इस दिन को वो कभी ना भूले और ना ही अपने पापा को। अब नीचे खड़े गार्ड्स और कैदी इस बात से बहुत उदास हो जाते हैं कि ली यहाँ से भाग नहीं सका और ली को वापस उसी के जेल में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी भी उसी सेल में उसके साथ होती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उसकी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रुके होते हैं। वो सब ली की बेटी को गिफ्ट्स देते हैं और ली भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है और जब उसकी बेटी बॉक्स खोलती है तो उसमें वही सेलर मून बैग होता है, वही बैग जिसकी वजह से आज ली जेल में है, जिस बैग का उसने अपनी बेटी से वादा किया था। और एंजल अपने पापा का झुक कर शुक्रिया अदा करती है और ली अपनी बेटी से कहता है कि आपका भी शुक्रिया मेरी बेटी के रूप में पैदा होने के लिए। और इसके बाद ली अपनी बेटी को गले लगा लेता है और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो रोने लग जाते हैं क्योंकि सब भी ये जानते हैं
कि ली को आज फांसी हो जानी है, उसका आज इस दुनिया में आखिरी दिन है। सिर्फ ली को ये बात पता नहीं होती और वो सब ली की शर्ट पर एक एक मैसेज लिखते हैं। इसके बाद ली अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गेट तक पहुंचता है और अपनी बेटी से कहता है कि वो यहाँ से आगे नहीं आ सकती, यहाँ से आगे उसे अकेले ही जाना होगा। और वो अपने पापा को बाय बाय बोलती है और उसका बाप अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अब उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी बेटी को बाय बाय कहता है। और तभी एक गार्ड उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और ली जब गार्ड के साथ जा रहा होता है तो उसकी बेटी उसे देख रही होती है और तभी ली अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है जो ली और उसकी बेटी एक साथ करते हैं। तो ली की बेटी भी उसे फनी शक्लें बनाकर दिखाती है और उसके बाद गार्ड उसे ले जाता है, लेकिन वो उसे सेल की तरफ नहीं लेकर जाता बल्कि वो उस तरफ लेकर जाता है जहां उसे फांसी दी जाएगी। तब ली समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो भागता हुआ अपनी बेटी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो यहाँ पर सबसे माफी मांगता है और कहता है मेरी जिंदगी बचा लो। और वो ऐसा इसलिए कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी दुनिया है और उसकी बेटी के लिए उसका बाप ही सब कुछ है। और यहाँ पर सभी की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि ये जानते हुए भी कि ली बेकसूर है, कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और ली को वहाँ से ले जाते हैं। ली की बेटी वहीं पर रोती रह जाती है और अब ली की कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ली की बेटी ये सारी कहानी इन 3 जजेस को सुना रही होती है, जिनके आगे एंजल ने अपने पापा का केस फिर से ओपन करवाया है। हालांकि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वो अपने पापा पर लगे हुए सारे इल्जामात को गलत साबित करना चाहती है। और यहाँ पर जो लोग आए होते हैं उसके साथ, वो वही कैदी होते हैं जो उसके पापा के साथ जेल में थे और ये रिहा होकर सब के सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और यहाँ पर जेलर भी होता है जो कि अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका होता है और इन सब की गवाही से ये साबित हो जाता है कि ली बेगुनाह था। उसके केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था और वो दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं था और मेडिकल टेस्ट में भी ये कहीं साबित नहीं हुआ था कि उस बच्ची को ली ने किसी भी तरह सेक्सुअली मोलेस्ट किया था और ना ही ये साबित हुआ था कि ली ने उस बच्ची को मारा था। अब जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि ली बेगुनाह था और उसने कोई जुर्म नहीं किया था और कोर्ट के इस फैसले से जो सभी लोग उस जेल में उसके साथ थे वो खुश हो जाते हैं और जेलर भी बहुत खुश होता है। दरअसल जेलर ने एंजल को लीगली अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने उसे वकील बनाया था और ली की बेटी सिर्फ इसलिए वकील बनी थी कि वो एक दिन अपने पापा को इंसाफ दिला सके और उसने वो काम कर दिया। उसके बाद ली की बेटी इस दीवार के पास जाती है जहां पर 23 दिसंबर को ली के साथ वो पैराशूट में अटक गई थी और उस वक्त को याद कर रही होती है और अब उसकी यादों में पैराशूट हवा में दूर उड़ जाता है और एंजल अपने पापा को बाय बाय कहती है। तो ये थी पूरी कहानी सेल नंबर 7 की। ये फिल्म थी जो बेहतरीन कोरियन फिल्म थी। नाजरीन, आपको मैं बताती चलूं कि इस फिल्म को जब सिनेमा में लगाया था तो सभी लोग रोते बाहर निकले थे। और नाजरीन, अगर आपको मेरी फिल्म पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।